हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका फोर्थ चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था हार्डनेस के बारे में, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। आपकी बुक में ना एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि आप सेपरेट कंटेनर्स ले लीजिए जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें डालेंगे। कुछ मेटल्स होंगे और उसके अंदर कुछ नॉन मेटल्स होंगे। उनको नाम दे दीजिए कंटेनर्स को ABCDEF करके। अब ये जो कंटेनर्स हैं इनके अंदर रिएक्शन चेक करना है हमने, पहले HCl के साथ और फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि एसिड्स होते हैं। तो टेबल में आप देख सकते हैं अगर मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करते हैं HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्ट कर जाता है और रिजल्ट में देता है हाइड्रोजन। याद रखना, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ और देता है हाइड्रोजन। वैसे ही एल्युमिनियम फॉयल जब रिएक्ट करता है HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो देता है हाइड्रोजन। आयरन हाइड्रोजन देता है दोनों केसेस में। कॉपर जो है वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता इन केस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। लेकिन अगर हम बात करें उसके रिएक्शन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वैसे ही जो चारकोल है वो भी कोई रिएक्शन नहीं देता HCl के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फर कोई रिएक्शन नहीं देता HCl के साथ या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मैच स्टिक बर्न करते हो, माचिस जलाते हो, तो एक पॉप की साउंड आती है। वैसी साउंड तब आती है जब हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होती है। नॉन मेटल्स के केस में ऐसी कोई आवाज नहीं आती क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। लेकिन ये याद रखना कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद बेसिस चेक करते हैं। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का चेक करेंगे किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं एक बेस के साथ। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल दीजिए जो कि एक बेस है, और उसके अंदर 5 ml पानी डाल दीजिए और एल्युमिनियम के पीसेस डाल दीजिए थोड़े से। तो आप ये देखेंगे कि बेस के साथ किस तरीके से जो मेटल है वो रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस को, जबकि नॉन मेटल्स जो है उनका रिएक्शन बेसिस के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अब आपको समझ आ गया होगा कि वो पॉप की साउंड क्या इंडिकेट करती है। पॉप की साउंड ये इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो उसके अंदर हमें पॉप की साउंड आती है। अब अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली ये होता है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है रिएक्शन के अंदर से। अब इसके अंदर आपको बोला गया है एक्टिविटी के अंदर कि आपको ABCDE ऐसे करके बीकर्स लेने हैं जो 100 ml के होंगे। उसके अंदर 50 ml आपने क्या डाल देना है, पानी डाल देना है और अलग अलग चीजें उसमें मिला के एक सोल्यूशन तैयार करना है। फिर आपको ये बताना है कि उस सोल्यूशन का कलर कैसा है। जैसे A बीकर के अंदर और B के अंदर अगर मैं कॉपर सल्फेट डालती हूँ तो सोल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है। C और E के अंदर अगर मैं जिंक सल्फेट डालती हूँ तो कोई भी कलर नहीं आता, वैसा ही रहता है। D बीकर के अंदर अगर मैं आयरन सल्फेट डालती हूँ तो वो येलो कलर का हो जाता है। अब हम ये जो सोल्यूशन हमने तैयार कर लिया है इसके अंदर अलग अलग चीजें डाल के टेस्ट करते हैं रिएक्शन। अब बीकर ए के अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट के अंदर आप ऐड कर रहे हो जिंक के ग्रैन्यूल्स। जब ये ऐड करते हो तो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को हटा देता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है जिंक सल्फेट और कॉपर।
इसकी वजह से आप सोल्यूशन में भी चेंज देख सकते हो कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, और उसकी जगह पे पाउडरी रेड मास जो है कॉपर का वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है बॉटम के अंदर। वैसे ही हम देख सकते हैं बीकर बी के अंदर बोला गया है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल्स को मिक्स करते हो तो जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो इसीलिए जो रेडिश कलर है कॉपर का वो रिलीज हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। सी बीकर के अंदर बोला गया अगर आप जिंक सल्फेट को रिएक्ट करते हो कॉपर के थोड़े चीजों के साथ तो क्या होता है। डी बीकर के अंदर बोला गया आयरन सल्फेट और कॉपर को ऐड करते हो तो क्या होगा। इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को उसके सोल्यूशन से। वैसे ही बीकर ई में बोला गया है जिंक सल्फेट के अंदर अगर आप आयरन ऐड कर देते हो तो क्या रिएक्शन होगा। कुछ रिएक्शन नहीं हो पाएगा इस केस में, क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन, तो इसीलिए आयरन के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो जिंक को रिप्लेस कर पाए जिंक सल्फेट सोल्यूशन से। तो अब क्लियर हो गया। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। अब इस केस में जो जिंक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन आता है और उसके बाद आता है कॉपर। इस तरीके से डिस्प्लेस किया जाता है। अब ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बेसिक रूल क्या है डिस्प्लेसमेंट का इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए आप इसमें बोल सकते हो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव मेटल को। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स को ना अक्सर यूज किया जाता है मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, इंडस्ट्री की बहुत सारी चीजें बनाने में, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में, काफी सारी जो चीजें हैं वो नॉन मेटल्स की भी बनी होती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका आंसर आप साथ साथ में मुझे देना। तो यहाँ पर बोला गया है नॉन मेटल जो है वो एसेंशियल है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि हम उसे इनहेल करते हैं ब्रीद करते हुए। जी हाँ, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो हमें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। दूसरा नॉन मेटल जो यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर ताकि ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो एनहांस हो, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तीसरा सवाल, नॉन मेटल को यूज किया जाता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के अंदर, क्लोरीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगला, नॉन मेटल को यूज किया जाता है इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन जो अप्लाई किया जाता है जहां चोट लग जाए एंटीसेप्टिक के तौर पे। जी हाँ, उसको हम बोलते हैं आयोडीन। वैसे ही नॉन मेटल्स को हम यूज करते हैं क्रैकर्स के अंदर, पटाखों के अंदर। सल्फर और फास्फोरस को यूज किया जाता है पटाखों के अंदर। तो आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए जहां पे हम मेटल्स को यूज करते हैं और नॉन मेटल्स को यूज करते हैं। पर आपने अक्सर सुना होगा कि जो मैग्नीशियम है वो हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है, पर आखिरकार हमें किस तरीके से मिलता है प्लांट्स के अंदर? मैग्नीशियम आपको मिलता है फ्रूट्स के अंदर भी और वेजिटेबल्स के अंदर भी। कई बार डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि बेटा आपके अंदर ना आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आखिरकार आयरन कहाँ से आती है और कहाँ पे होती है? जो सामान हम खाते हैं अलग अलग चीजों के अंदर आयरन होती है, और वो कहाँ पे मौजूद होती है? वो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर मौजूद होती है। लास्ट चीज आप लोगों को ये बतानी थी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर नई नई चीजें बनती हैं। जो रिएक्शन है उसमें जो रिजल्ट बनता है वो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिला के घटा के जब रिएक्शन होता है तब बनता है। पर एक ऐसा सब्सटेंस जो फर्दर और नहीं तोड़ा जा सकता केमिकल रिएक्शन के द्वारा, हीट करके, कूल करके, इलेक्ट्रोलिसिस लगा के, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सल्फर एक एलिमेंट है, आयरन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है।
तो ये जो एलिमेंट है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे हम एटम बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा एलिमेंट का सैंपल लेते हो तो उसमें सेम प्रकार के एटम होते हैं, लेकिन अगर आप एक मिक्सचर लेते हो उसमें अलग अलग तरीके के एटम आपको मिलते हैं। तो ये जो एटम है, जो एलिमेंट के होते हैं, ये अनअफेक्टेड रहते हैं, फिजिकल चेंज से नहीं बदलते, कोई और चीज हो जाए तो भी नहीं बदलते। जैसे लिक्विड सल्फर के अंदर जैसे एटम होंगे, सेम वैसे मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगे सल्फर के, या वेपर फॉर्म में मिल जाएंगे सल्फर के। तो इनफाइनाइट बहुत वैरायटी है चीजों की यूनिवर्स के अंदर, लेकिन आज की डेट में अराउंड 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, 20 या 20 से कम ही नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं जिनके अंदर मेटल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। ये थी आज की क्लास, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।